Hello everyone, welcome again in this online platform of engineers classes for you। देखिए तो स्क्रीन पे आपको जो है एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये एक्चुअली में झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो 6 सेमेस्टर मशीन डिज़ाइन का पेपर होता है, ये डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, तो 6 सेमेस्टर 2022 में पूछा गया था। 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था 6 सेमेस्टर का झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का, तो उसमें ही पूछा गया था। मतलब ये क्वेश्चन जो है ये 2022 का है। पहले तो ये समझिए कि 2022 का है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ऐसा ही पैटर्न का क्वेश्चन जो है वो आपको आगे भी देखने को मिलेगा। इसीलिए क्वेश्चन करना ज़रूरी है कि आखिर कैसे हैंडल होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो है वो लिखा हुआ है, आप क्लियरली देख पा रहे हैं, डिजाइन एंड ड्रॉ। देखिए डिजाइन करना है और ड्रॉ भी करना है, इस बात को समझिए। डिजाइन भी करना है और ड्रॉ भी करना है। सी आई फ्लैंज कपलिंग। देखिए सी आई फ्लैंज कपलिंग का मतलब क्या हुआ? कास्ट आयरन। ये जो बना हुआ है ना, ये कास्ट आयरन का बना हुआ है। ये जो कपलिंग बना हुआ है डियर, ये कास्ट आयरन का बना हुआ है ना। यानी कास्ट आयरन का फ्लैंज कपलिंग है, आप जानते होंगे। कास्ट आयरन का जो एक्चुअली में अलोवेबल शियर स्ट्रेस जो होता है ना, वो लगभग 15 मेगा पास्कल होता है। अलोवेबल शियर स्ट्रेस जो कास्ट आयरन का है, ब्रिटल मटेरियल है, उसका 15 मेगा पास्कल लगभग होता है अलोवेबल शियर स्ट्रेस। फॉर ए माइल्ड स्टील साफ्ट। देखिए साफ्ट जो है वो माइल्ड स्टील का है। साफ्ट अब जो है वो माइल्ड स्टील का है। ऑब्वियस आप कपलिंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कपलिंग क्या काम, कपलिंग का क्या काम है? तो कपलिंग जो है वो टू रोटेटिंग साफ्ट को कनेक्ट करने का काम करता है। दो रोटेटिंग साफ्ट को कनेक्ट करने का काम करता है। हम वेल्डिंग नहीं करेंगे, हाँ कपलिंग के थ्रू दोनों को जोड़ा जाएगा, है ना। तो कपलिंग के थ्रू जोड़ेंगे। यदि कभी कुछ गड़बड़ी हुआ तो आप की को हटा करके आप अलग कर सकते हैं, यानी दोनों शाफ्ट को बिल्कुल भी सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही कपलिंग है ना, कपल करने का काम करता है दो रोटेटिंग शाफ्ट को। ऐसे भी शाफ्ट होगा तो रोटेटिंग ही होता है। और शाफ्ट का काम क्या है? पावर ट्रांसमिशन में यूज होता है शाफ्ट। तो ऑब्वियस है ये एक रोटेटिंग मेंबर है, कह सकते हैं ये एक रोटेटिंग मेंबर है। यानी कपलिंग भी ऑब्वियस है रोटेट करेगा, शाफ्ट रोटेट करेगा डियर, तो कपलिंग भी रोटेट करेगा। तो माइल्ड स्टील का शाफ्ट बना हुआ है, ट्रांसमिटिंग 90 किलोवाट। जो शाफ्ट है ना वो 90 किलोवाट का पावर ट्रांसमिट कर रहा है। और आरपीएम कितना है? तो 250 आरपीएम है, 250 आरपीएम है। द अलोवेबल शियर स्ट्रेस इन दी साफ्ट मटेरियल इज 40 मेगा पास्कल। ऐसे भी ना स्टील का जो होता है वो शियर स्ट्रेस जो होता है, जैसे भी बताया ना आपको कि कास्ट आयरन वगैरह का कितना, तो 15 मेगा पास्कल, वैसे ही लगभग 40-42 मेगा पास्कल जो होता है ना, वो आपका शियर स्ट्रेस का वैल्यू होता है स्टील के लिए, स्टील के लिए एक्चुअली में। एंड द एंगल ऑफ ट्विस्ट इज नॉट टू एक्सीड 1 डिग्री इन लेंथ ऑफ 20 डायमीटर। लेंथ ऑफ 20 डायमीटर मतलब लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है 20 डायमीटर, एल बराबर 20 डी। अब ये कह सकते हैं, यहाँ तो ऐसा ही लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग तो यही है, 1 डिग्री इन लेंथ ऑफ 20 डायमीटर। तो द अलाउेबल शियर स्ट्रेस इन द कपलिंग बोल्ट। देखिए कपलिंग बोल्ट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डायग्राम में आपको एक दिख रहा है, इसी को बोल्ट बोलेंगे, यही बोल्ट है एक्चुअली में। अब एक बोल्ट आपको दिख रहा है, नीचे भी एक्चुअली नीचे सेम चीज़ नीचे भी बनेगा, जहाँ पे डॉटेड लाइन नीचे दिखाया गया, ये कहीं कुछ और नहीं है जिसको हम रेड से भी डॉटेड लाइन कर दे रहे हैं, यहीं पे बोल्ट लगेगा, लेकिन नहीं दिखाया गया है ना, या फिर क्योंकि सेम चीज़ यहाँ पे भी बनेगा और ये पूरा चारों तरफ से रहता है। नंबर ऑफ बोल्ट 4 होता है ना, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है ना, इस तरीके से होता है। तो ये बोल्ट हो गया आपका, इसी को बोल्ट बोल रहे हैं। तो बोल्ट के केस में जो अलाउेबल शियर स्ट्रेस दिया हुआ है बोल्ट के केस में वो है 30 मेगा पास्कल। और 1 मेगा पास्कल में आप सभी लोग जानते हैं कि 1 मेगा पास्कल में जो है वो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। 1 मेगा पास्कल में 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। इसको तो देखिए डिजाइन कर ड्रॉ करना था, तो ड्रॉ हम बिल्कुल भी यहाँ पे जो है वो पहले से रखे हैं क्योंकि टाइम टेकिंग होगा। तो आप ड्रॉ, इसमें हम नोटेशन देखते हैं कि क्या क्या किसको कौन से नोटेशन से। अब देखिए कपलिंग कभी आप देखे होंगे ना, तो ये जो है ये फ्लैंज कपलिंग है एक्चुअली में, ये चीज़ आप देखे होंगे, फ्लैंज कपलिंग है ये। आप यहाँ पे भी एक देख पा रहे हैं
कि दो साइड में है, एक ड्राइविंग शाफ्ट एक साइड में लिखा हुआ है जिधर से आपका एक्चुअली में मोटर वगैरह कनेक्टेड होगा, और एक ड्रिवेन शाफ्ट है। तो ड्राइविंग शाफ्ट, ड्रिवेन शाफ्ट, आपको एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करना, ऑब्वियस है दोनों शाफ्ट को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों को कपल करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, कपलिंग। और फिर उसमें हम लोग क्या लगा देते हैं, की लगाते हैं, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे की भी लगा हुआ है। क्योंकि की क्या करता है ना, प्रिवेंट करता है रिलेटिव मोशन इन बिटवीन द कपलिंग एंड शाफ्ट, है ना, रिलेटिव मोशन को प्रिवेंट करता है। नहीं तो ऐसा नहीं होगा, कपलिंग आप लगाएंगे शाफ्ट रहेगा, वो क्या हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा, स्लिप करेगा, पावर ही ट्रांसमिट नहीं होगा ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवेन शाफ्ट के तरफ दोस्तों। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पे ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवेन शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट कपलिंग लगा हुआ है। बोल्ट वगैरह आपको दिख रहा है, नट एंड बोल्ट आपको क्लियरली दिख पा रहा है इस डायग्राम में। फ्लैंज, इसको फ्लैंज बोला जाता है। हब, जो अंदर जो पीला कलर से दिख रहा है ना, उसको हब बोला जाता है, देखिए उसी को हब बोलते हैं। और फ्लैंज जो होता है वो उठा हुआ पार्ट है ना, हब के बाद जो उठा हुआ पार्ट दिख रहा है ना, वो होता है फ्लैंज। तो यहाँ पे दिख पा रहा है, यहाँ पे भी वही चीज़ है। और कीवेज मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे एक कीवेज दिख रहा होगा, कीवेज। तो कीवेज जो यहाँ पे कटा हुआ रहता है ना, इस तरीके से कीवेज है एक्चुअली में। ये कीवेज क्या काम करता है, तो ये कीवेज में ही हम लोग की को इंसर्ट करते हैं। एक्चुअली में इसी कीवेज में जो है वो की को इंसर्ट किया जाता है। यहाँ पे भी ध्यान से देखिए तो यहाँ पे भी आपको एक कीवेज दिख रहा है ना, यहाँ पे भी देखिए एक कीवेज दिख रहा है। कीवेज, इसी को कीवेज बोलते हैं। तो उम्मीद है कि ये सब बात आप समझ गए कपलिंग के बारे में। अब न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं कि न्यूमेरिकल, तो उससे पहले क्या होगा, नोटेशन देखते हैं। बहुत कुछ नोटेशन का ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले ऊपर में लिखा हुआ है टी एफ वगैरह, हम यहाँ तो लिखेंगे नहीं। टी एफ का मतलब है फ्लैंज का थिकनेस, और टी पी का मतलब है प्रोटेक्टिव रिम। ये प्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज कपलिंग है एक्चुअली में। यहाँ सबसे पहले समझे तो किस टाइप का है, तो एक अनप्रोटेक्टिव टाइप भी होता है, ये है प्रोटेक्टिव। हम यहाँ पे अनप्रोटेक्टिव लेकर के न्यूमेरिकल बनाते हैं, आंसर सब वही आता है। प्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज कपलिंग ले लिए, कहीं लिखा हुआ तो नहीं था लेकिन ले लिए। प्रोटेक्टिव में बस एक टीपी अलग से आया डियर, एक टीपी अलग से आया, मतलब कि प्रोटेक्टिव रिम एक अलग से आया, बाकी कुछ भी नहीं है, सब चीज़ सेम ही रहता है। प्रोटेक्टिव टाइप फ्लैंज कपलिंग, ठीक। तो अब इसी में देखते हैं नोटेशन क्या क्या है। तो एक्चुअली में हम यहाँ पे नोटेशन लेते हैं। एक यहाँ पे देखिए लिखते हैं इधर साइड में, लेफ्ट साइड में, ये जो डी से दिखा रहे हैं छोटा स्मॉल डी, ये स्मॉल डी क्या है, शाफ्ट डायमीटर। ये क्या है, शाफ्ट डायमीटर। यहाँ पे हम बोलेंगे, आप कॉपी में लिखना होगा, लिख लेंगे। शाफ्ट डायमीटर के लिए नोटेशन हुआ। और फिर हब भी आपको दिख रहा है, ये जो है ना, इसी का नाम है हब। अभी आपको बताए भी थे, इसी का नाम क्या है, हब है, हब। तो हब या बॉस इसी को बोलते हैं। तो इसके बाद ऑब्वियस है कि हब का भी डायमीटर होगा, है ना। तो हब का डायमीटर को मान लीजिए कैपिटल डी से दिखा रहे हैं यहाँ पे हम। ये जो है ये कैपिटल डी से दिखाएं हब डायमीटर। और कैपिटल डी एक्चुअली में जो होता है ना, इंपीरिकल रिलेशन, वो 2D के बराबर होता है। डायमीटर और शाफ्ट का 2 टाइम्स होता है। फिर आपको एक देखिए बोल्ट आखिरकार ऊपर और नीचे लगा रहेगा, तो बोल्ट सर्कल का डायमीटर, बोल्ट सर्कल डायमीटर। तो बोल्ट सर्कल डायमीटर का भी जरूरत पड़ेगा हम लोग को न्यूमेरिकल में, तो इसको हम D1 से दिखा रहे हैं। D1 क्या है, तो बोल्ट सर्कल डायमीटर है। D1 जो है वो बोल्ट सर्कल डायमीटर है। और D1 का वैल्यू आपका एक्चुअली में इंपेरिकल रिलेशन होता है 3D लगभग, है ना। D1 = 3D। अब एक आप बिल्कुल भी इसको जो है ना, ये प्रोटेक्टिव रिम बोलते हैं। हम ऊपर वाला को लिख दे रहे हैं प्रोटेक्टिव रिम। यदि हम कंसीडर कर लिए हैं यहाँ पे, आप अनप्रोटेक्टिव ही लेख बना सकते हैं, प्रोटेक्टिव रिम, ठीक। तो प्रोटेक्टिव रिम एक ऊपर में कंसीडर कर लिए। तो प्रोटेक्टिव रिम को लेकर के यदि बातें किया जाएगा तो ऑब्वियस है, देखिए प्रोटेक्टिव रिम इंक्लूड करके हम यहाँ पे कह रहे हैं, किधर में दिखा दें, चलिए अलग कलर से दिखा देते हैं इसको एक्चुअली में, देखिएगा, है ना। एक काम करते, ये जो है ना, इसको हम थोड़ा खिसका देते हैं। ठीक है, D1 वाला आपको दिख जाएगा। अब किनारे में जो है वो प्रोटेक्टिव रिम तक का डायमीटर दिखाते हैं, जैसे देखिए
ये जो है बिल्कुल भी किनारे किनारे दिख रहा है प्रोटेक्टिव रिम का, तो इसको हम लिख दे रहे हैं, चलिए मान लेते हैं नोटेशन D2। और D2 का जो वैल्यू होगा ना एक्चुअली में वो ये होता है 4D, लेकिन यहाँ पे 4D प्लस जो होगा वो एक प्रोटेक्टिव रिम का यहाँ पे जो होगा ये वाला, मान लीजिए ये ले लिए T1 ले लिए इधर से, प्रोटेक्टिव रिम का थिकनेस, सॉरी ऊपर वाला को बोल दिए थे वो नहीं है, ये प्रोटेक्टिव रिम का थिकनेस इधर से है T1, और ये T1 का एम्पिरिकल रिलेशन होता है लगभग 0.25D होता है ना। पूरा जब पढ़ाए थे आपको तो ये सब बात बताए भी हैं, है ना। तो ये आपका तो ऑब्वियस है कि ये जो होगा ना ये 4D प्लस जो होगा वो 2T1 होगा, 4D प्लस 2T1 याद रखिएगा, ये 4D प्लस 2T1, 4D प्लस 2T1। तो नोटेशन हो गया, और भी कुछ कुछ नोटेशन बचा हुआ है जिसको लिख दे रहे हैं, आइए समझते हैं। देखिए ये भी एक डायमीटर होता है अंदर में, जिसको इनर रेस यहाँ पे स्पीगोट और रेसेस होता है, जो कि इसको DR हम दिखाएंगे, DR ऐसे इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और DR का वैल्यू लगभग जो होता है ना 1.5D होता है। और DR क्या है कोई पूछे तो ये है डायमीटर ऑफ स्पीगोट एंड रेसेस। स्पीगोट एंड रेसेस, जो उठा हुआ रहता है उसको स्पीगोट बोलते हैं, जो धंसा हुआ रहता है ना वो रेसेस बोलते हैं। वहाँ पे आप देखिएगा जब भी इसको ओरिजिनल में देखिएगा ना इस कपलिंग को, तो आपको नज़र आएगा एक, और ये जा करके ना मतलब रेसेस धंसा हुआ को स्पीगोट उठा हुआ, ये इस तरीके से जा करके बैठ जाता है बढ़िया से, एक दूसरे में बढ़िया से फिट होता है एक तरह से कहे तो। स्पीगोट रेसेस देने का मतलब है फिटिंग को लेकर के होता है, फिटिंग को लेकर के होता है। हब और बॉस तो आप समझ गए, हब और बॉस इसको बोलते हैं, है ना, हब और बॉस। और भी कोई डायमीटर है, जैसे कि एक डायमीटर आपका D तो आपका शाफ्ट का डायमीटर हो गया है ना, DR D1 D2 हो गया। अच्छा चलिए अब और भी आपको हम बता देते हैं जो नीचे लिख रहे हैं, लेंथ ऑफ हब, आखिरकार हब का जो लंबाई है वो कितना होगा, तो लेंथ ऑफ हब उसको बोलेंगे। तो देखिए लेंथ ऑफ हब हम यहाँ दिखा रहे हैं, नीचे आप देखिएगा लेंथ ऑफ हब, इसको बोलेंगे LH, है ना। लेंथ ऑफ हब को क्या बोल सकते हैं, LH बोल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ हब इधर भी तो रहेगा, सेम ही रहेगा, लेंथ ऑफ हब चेंज तो नहीं करेगा, अलग अलग तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेंथ ऑफ हब तो एक ही होगा, तो इसको भी बोलेंगे LH। और ये LH का जो वैल्यू होता है ना लगभग 1.5 टाइम्स जो है वो डायमीटर का होता है। इसे एम्पिरिकल रिलेशन याद रखिएगा, ये सब का जरूरत पड़ता है कुछ एम्पिरिकल रिलेशन का, जो कि डेटा बुक में गिवन होता है एक्चुअली में। और एक चीज़ तो और छूट गया, बोल्ट से रिलेटेड यदि बातें करें तो बोल्ट का जो है ना, बोल्ट से रिलेटेड, तो बोल्ट का भी डायमीटर यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। मान लीजिए कोई नोटेशन हम ले ले बोल्ट को लेकर के, एक मिनट रुकिएगा, बोल्ट मान लीजिए नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट, तो नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट यहाँ पे हम दिखा देते हैं, है ना, नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट। तो देखिए किनारे में आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में बोल्ट के पास, तो ये इसको हम मान लिए D1, तो इसी को बोलते हैं नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट। ये एक्चुअली में कुछ और नहीं है, नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट है। D1 क्या है, नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट। तो सारा नोटेशन लगभग यहाँ पे हो चुका है। और ये जो ऊपर में TF जो दिख रहा है ना, TF फ्लैंज का थिकनेस, ये लगभग जो होता है ना वो 0.5D होता है, याद रखिएगा। ये सब एम्पिरिकल रिलेशन हम डायरेक्टली यूज करेंगे, इसीलिए ये सब लिख रहे हैं। तो प्रोटेक्टिव टाइप ये फ्लैंज कपलिंग है एक्चुअली में। लगभग नोटेशन हम सारा लिख चुके हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सीधा, क्योंकि ये डिज़ाइन से रिलेटेड में आपको बात करना होगा, सॉरी ड्रॉ करना था, डिज़ाइन एंड ड्रॉ। तो ड्रॉ में यही वाला डायग्राम आपको ड्रॉ करना है बेसिकली, ठीक है, ये डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है। अब हम सीधा डिजाइनिंग की तरफ बढ़ते हैं। नोटेशन तो सारा हो चुका है, अब डिजाइनिंग की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है देखते हैं। आइए डिजाइनिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर ये सब डायग्राम हम आपको समझाने के लिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो सके कॉन्सेप्ट, इसीलिए सब बनाए हैं। तो डिजाइनिंग करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या होता है डिजाइनिंग। तो डिजाइनिंग में सबसे पहले तो आप गिवन वाला डेटा को लिखिए कि गिवन आखिरकार क्या है। तो आप देख पा रहे पावर जो है वो 20 किलोवाट जो है, सॉरी 20 नहीं 90 किलोवाट जो है वो पावर गिवन है।
पावर जो है वो 90 किलोवाट जो है वो गिवन है। पावर का वैल्यू कितना, इसको मिटाते हैं, 90 किलोवाट जो है वो गिवन है। तो 90 किलोवाट को आप लिख सकते हैं क्या, 90 इंटू 10⁻³ वाट, कोई दिक्कत नहीं है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होगा। और एक एन का वैल्यू दिया हुआ है, एन का मतलब होता है आरपीएम, और ये दिया हुआ है 250 आरपीएम। आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट आरपीएम का मतलब। और भी है, साफ्ट में यदि शियर स्ट्रेस, अलोवेबल शियर स्ट्रेस साफ्ट में बात किया जाएगा, जो कि माइल्ड स्टील का बना हुआ है, 40 मेगापास्कल है। और 40 मेगापास्कल को आप 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर लिख सकते हैं। और भी दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री दिया हुआ है। ये बताइए थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री को यदि रेडियन में बदलें तो आप कहेंगे 180 डिग्री बराबर जो होता है सर वो होता है पाई रेडियन। तो ऑब्वियस है ये पाई बाई कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा रेडियन। तो बराबर कितना होगा, पाई बाई यदि 180 आप करेंगे, पाई बाई 180 यदि आप करेंगे तो कितना आएगा, तो पाई बाई 180 करने से जो आ रहा है वो 0.0175 लगभग आ रहा है। एक अप्रोक्स वैल्यू ले तो 0.0175 ले सकते हैं। 174 समथिंग आ रहा है, मान लीजिए एक राउंड ऑफ करके 17, चलिए 4 ही ले लेते हैं, 0.017445 ऐसे आगे है। तो इतना जो आया ना ये क्या आया, तो ये रेडियन में आया, ये रेडियन में आ गया, इतना रेडियन आ गया। चलिए बढ़िया बात है। अब एक और भी कुछ बातें दिया हुआ, टॉ जो है ये कपलिंग के लिए, कपलिंग के लिए अलाउेबल शियर स्ट्रेस जो है वो दिया हुआ है 30 मेगापास्कल। तो 30 मेगापास्कल इज इक्वल टू कितना, तो आप कहेंगे 30 न्यूटन पर एम स्क्वायर, 30 न्यूटन पर एम स्क्वायर। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ये 30 मेगापास्कल। अच्छा एक मिनट, ओ कपलिंग, सॉरी कपलिंग नहीं लिखेंगे, कपलिंग बोल्ट लिखिए, ठीक है, तो बोल्ट ही लिख दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, कपलिंग बोल्ट लिख देते हैं। डियर ये बोल्ट के लिए है, सॉरी कपलिंग नहीं बोल्ट के लिए। कपलिंग तो पूरा किस चीज़ का बना हुआ है, कास्ट आयरन का है ना, कास्ट आयरन का है। एक चीज़ ना यहाँ पे हम रेड से लिख रहे हैं, याद रखिएगा, याद रखें कुछ बातें जो है ना वो दिया हुआ नहीं रहता, याद रखें, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू है। टॉ अलाउेबल यदि बात किया जाएगा ना किसके लिए, तो कास्ट आयरन के लिए। तो ये जो होता है ना ये लगभग जो होता है ना ये 15 मेगापास्कल होता है, याद रखिए 14-15 मेगापास्कल है ना, ये होता है लगभग 15 मेगापास्कल, 14 मेगापास्कल, कहीं कहीं आपको मिलेगा 15 मेगापास्कल, एक स्टैंडर्ड वैल्यू लिख रहे हैं 15 मेगापास्कल। कास्ट आयरन का अलाउेबल शियर स्ट्रेस, दिस इज नथिंग बट दिस इज अलाउेबल शियर स्ट्रेस, अलाउेबल शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो चलिए कपलिंग का बोल्ट के का जो है यानी कि बोल्ट का सीधा बोले तो 30 मेगापास्कल है। ये सब इतना डेटा गिवन था। अब गिवन डेटा की मदद से अब हम आगे कुछ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले वी नो, यहाँ से सॉल्व करना चाहें तो वी नो हम लोग जो फाइंड करेंगे, एंड एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट, आप यहाँ लिख दीजिए तो अच्छा रहेगा, एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट, क्योंकि गिवन डेटा के हिसाब से वही है। और बाकी आप डिजाइनिंग कर चुके हैं, इसके बारे में पूरा चीज़ें आपको मालूम है कि डिजाइनिंग का कौन कौन सा स्टेप होता है ना। बस ये न्यूमेरिकल है तो इसमें डेटा पुट होगा बस ओनली, और कुछ भी नहीं। तो एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट, क्योंकि शाफ्ट है ना तो तुरंत निकालेंगे टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय, क्योंकि इसके बिना कुछ हो भी नहीं पाएगा। टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट हम लोग निकालेंगे। तो टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट को क्या टी से दिखाते हैं या फिर टॉर्सनल मोमेंट यानी एम टी, अब यही वाला। तो टी या एम टी, तो टी या एम टी, अब सबसे पहले देखिए आप ये वाला फॉर्मूला जानते हैं बहुत पहले से, तो वी नो यहाँ पे करेंगे हम डायरेक्ट वहाँ, P बराबर क्या होता है, पावर बराबर 2 पाई NT/60, बहुत बढ़िया से। तो इसका मतलब टॉर्क बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे P × 60 होगा। जब N का वैल्यू RPM में दिया रहे तब ये फॉर्मूला होता है 2 पाई NT/60।
है ना, क्योंकि पावर बराबर जो होता है ना वो टॉर्क इंटू ओमेगा होता है, और ओमेगा बराबर जो होता है 2πn/60 होता है। ओमेगा बराबर कोई बोले तो 2πn क्या होता है 60, तो 2πnt/60 इस तरीके से बनता है। तो p इंटू 60 हो जाएगा इस फॉर्मूला से, यदि अभी बनाएंगे आप तो p इंटू 60 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितना होगा तो 2π इंटू n होगा। तो ज़रा देखिए यहाँ पे पावर का वैल्यू 90 दिया हुआ है, 90 इंटू 10⁻³ और इंटू कर दिए 60, यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। 2π इंटू क्या हो जाएगा 250। देखिए यहाँ से जो निकल करके आएगा, हम कैलकुलेटर में रखते हैं, तो 90 इंटू 10⁻³ इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2π इंटू 250। तो देखिए वैल्यू कितना आ रहा है 3437। लगभग ये जो वैल्यू निकल करके आ रहा है ना, ये आ रहा है 3437.746,771। तो ये किस में आ रहा है, तो एक्चुअली में ये जो वैल्यू आ रहा है ना ये न्यूटन मीटर में आ रहा है। इस बात को समझिए, टॉर्क का यूनिट तो यही होता है न्यूटन मीटर, क्योंकि सारा एसआई में है, ये न्यूटन मीटर में आएगा। न्यूटन मीटर में इतना वैल्यू आएगा 3437। अब थोड़ा ना इसको अप्रॉक्सीमेशन में ले लें, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। इसीलिए मान लीजिए इसको हम कंसीडर कर लिए, थोड़ा बिल्कुल भी 3440 कंसीडर कर लिए, मान लीजिए 3440 न्यूटन मीटर, है ना, एज्यूम कर लिए हैं, क्योंकि देख रहे हैं ना वैल्यू तो काफ़ी नियर है, काफ़ी नियर है, इतना है, तो ये थोड़ा सा रखने में ये होगा, तो इस वैल्यू को कंसीडर कर लेंगे। अब इतना बराबर और भी क्या लिख सकते हैं आप, तो इतना बराबर न्यूटन मीटर है, सॉरी न्यूटन एमएम नहीं, न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर है, इसको हम ना न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 3440 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और न्यूटन क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। आगे चल करके ना एमएम वगैरह में ही ज़्यादा काम होगा, इसीलिए कन्वर्ट कर दिए 3440 इंटू 10⁻³ न्यूटन एमएम दिया। उम्मीद है यहाँ तक जो है वो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। अब टॉर्क निकल चुका है, कुछ तो काम हुआ। टॉर्क निकलने के बाद अब क्या करेंगे, तो शाफ्ट का डिजाइन में आपको मालूम होगा, शाफ्ट का देयर आर दो कंसिडरेशन लिए थे शाफ्ट डिजाइन में, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया और एक रिजिडिटी क्राइटेरिया। तो अब यहाँ से जो है ना वो होने जा रहा है शाफ्ट डिजाइन। अब यहाँ से सबसे पहले करते हैं शाफ्ट का डिजाइन। तो शाफ्ट का डिजाइन सबसे पहले पढ़ लीजिए आप लोग, अलग अलग सभी का डिजाइन करेंगे, है ना, लंबा होगा क्वेश्चन। शाफ्ट डिजाइन, तो शाफ्ट डिजाइन में 2 फेज आता है। एक तो होता है कंसीडरिंग दी स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट, क्योंकि ना ट्विस्टिंग एंगल वगैरह दे दिया, इसीलिए ना यहाँ पे बातें जो होगा ना वो एक्चुअली में रिजिडिटी क्राइटेरिया वाला भी हम लोग ले लेंगे। तो कंसीडरिंग दी स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट, कंसीडरिंग दी स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट और एक बार रिजिडिटी। तो स्ट्रेंथ ऑफ शाफ्ट में आपको मालूम होगा कि हम लोग प्योर टॉर्सन का इक्वेशन यूज करते हैं, प्योर टॉर्सन इक्वेशन। प्योर टॉर्सन इक्वेशन, और प्योर टॉर्सन इक्वेशन क्या होता है, तो T/J इज इक्वल टू होता है टॉ, मान लीजिए शाफ्ट में है तो टॉ S/R होगा, इज इक्वल टू होता है Gθ/L। लेकिन हम यूज यहाँ तक करेंगे क्योंकि Gθ/L जो है वो रिजिडिटी क्राइटेरिया में यूज होगा। तो यहाँ पे जब यहाँ तक यूज करेंगे तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले तो टॉर्क का वैल्यू आपको मालूम हो गया है कि 3440 है, न्यूटन एमएम में है, याद रखिएगा न्यूटन एमएम में है, और 10⁻³ भी करेंगे मल्टीप्लाई तब न्यूटन एमएम है ना। और जे का वैल्यू तो सभी को मालूम है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि होता है π/32 d⁴, यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू टॉ का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ऊपर ही अभी देखे कि 40 गिवन था, गिवन डेटा को लिखे थे शाफ्ट में 40 मेगापास्कल, तो 40 है। और रेडियस का मतलब क्या होता है, तो डायमीटर/2 होता है रेडियस। यहाँ से आप यदि आप सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करने से क्या होगा, देखिए यहाँ से कटेगा ना, ये 16 बार में ये कट जाएगा, और d³ यहाँ पे हो जाएगा, एक d से ये d भी कट जाएगा, ठीक है। तो अब आपका किस तरीके से आया, तो d³ हो गया ना, तो आप ऐसा लिख सकते हैं क्या,
डी क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं, तो डी क्यूब बराबर आप लिख सकते हैं 3440 इंटू 10⁻³ इंटू 16, है ना। और डिवाइडेड बाई कितना लिख सकते हैं, तो डिवाइडेड बाई पाई इंटू 40, इसलिए d बराबर यदि आप डायरेक्ट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को डायरेक्ट कैलकुलेटर में, क्योंकि कर देंगे 3440 इंटू 10⁻³ इंटू क्या हो जाएगा 60, और डिवाइडेड बाई कितना होगा पाई/40 हो जाएगा। इसका पावर कितना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आता है। 3440 इंटू 10⁻³ इंटू 16 है ना, और डिवाइडेड बाय है पाई/40। अब इसका जो पावर है वो करना है 1/3, अप्रॉक्स कितना आएगा, तो ये वैल्यू जो आता है ना अप्रॉक्स आता है 75.94। तो इसको कितना लिख सकते हैं आप, 76 लिख सकते हैं। किस में आएगा, याद रखिएगा mm में आएगा, क्योंकि का जवाब आप देखिए, जो टॉ था ना वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में था। देखिए टॉर्क को mm में नहीं चेंज करते ना तो गड़बड़ भी था, टॉर्क mm में करना ही जरूरी था, क्योंकि टॉ जो है शियर स्ट्रेस वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, तो टॉर्क को भी न्यूटन mm में ही, और डायमीटर भी क्या हुआ mm में। यूनिट वगैरह के बारे में आप बढ़िया से जानते हैं। अब अगला बार जब हम करेंगे ना तो देखते हैं और दोनों कंसीडरेशन क्यों ले रहे हैं, आखिरकार आपके मन में आएगा क्यों ले रहे हैं दोनों कंसीडरेशन। देखिए दोनों कंसीडरेशन लेने के पीछे एक वजह है, और वो वजह क्या है ना कि कुछ लिखा नहीं है, और प्लस में दोनों कंसीडरेशन में जो वैल्यू ज़्यादा आएगा ना उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं, ये बात आपको मालूम है साफ्ट के न्यूमेरिकल के टाइम से। तो अगला बार आप कंसीडर करेंगे कंसीडरिंग क्या, तो कंसीडरिंग द रिजिडिटी क्राइटेरिया, कंसीडरिंग द रिजिडिटी क्राइटेरिया ऑफ द साफ्ट का रिजिडिटी क्राइटेरिया कंसीडर किए, ध्यान दीजिएगा। तो रिजिडिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो T/J इज इक्वल टू क्या होता है G⁻L, ये वाला। तो रिजिडिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ से देखिए एक मुद्दे का बात हुआ, थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा। साफ्ट के लिए यदि है ना साफ्ट के लिए, साफ्ट किस चीज़ का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है। यदि स्टील के लिए मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है एक्चुअली में, यहाँ पे देखिए स्टील के लिए मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी तो क्वेश्चन में नहीं गिवन है ना, मॉड्यूलस। तो स्टील के लिए कितना होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू आपको लेना पड़ेगा 84 होता है मॉड्यूलस ऑफ, क्योंकि साफ्ट तो उसी चीज का बना हुआ है। साफ्ट जो बना हुआ है ना, साफ्ट किस चीज का बना हुआ है, तो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेंगे एक्चुअली में साफ्ट आपका क्या चीज़ का बना हुआ था, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, माइल्ड स्टील, अच्छा हाँ माइल्ड स्टील का। साफ्ट जो है वो किस चीज़ का है, तो माइल्ड स्टील का है। साफ्ट आपका जो है वो माइल्ड स्टील का है। एक मिनट हम क्वेश्चन थोड़ा चेक कर लें कि जब ये पूछा था तो उस कंडीशन में गिवन था या नहीं था, एक मिनट के लिए बस। नहीं गिवन हो तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू तो इसका कंसीडर कर लेंगे हम लोग। नहीं है मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू लगभग जो है वो लिया जाता है जब भी इस तरीके का बातें हो, तो जी का वैल्यू हम लोग लेंगे टेक,
टेक जी बराबर लगभग 84 गीगा पास्कल, 84 गीगा पास्कल, लगभग किसी बुक में 80 82 ऐसे रहेगा, 84 गीगा पास्कल। अब देखिए 84 गीगा पास्कल को यदि आप मेगा पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 इंटू 10⁻³ MPa भी लिख सकते हैं, है ना, इतना तो लिख सकते हैं। ये मेगा पास्कल में हो गया। और मेगा पास्कल में आप जानते हैं कि 84 इंटू, अब इसको क्या कर सकते हैं, 84 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर एम स्क्वायर, न्यूटन पर एम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर। क्योंकि गीगा पास्कल मतलब समझते हैं ना, गीगा पास्कल मतलब 10⁹ होता है, ठीक। तो मेगा रहने देंगे, 10⁶ होगा, 10⁶, यानी कि मेगा पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियस है 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोई ये वाला बात नहीं है। तो इतना ले रहे हैं, यहाँ पे लेंगे, ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे, इसीलिए उपाय नहीं है, यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से टी का वैल्यू आपके पास है, तो यहाँ से भी डायमीटर निकलेगा। टी का वैल्यू कितना है, तो हम कंसीडर किए 3440 इंटू 10⁻³ और इसका वैल्यू कितना होगा, तो π/32 होगा और d⁴ होगा। जे का वैल्यू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका होगा 84 इंटू 10⁻³ इंटू थीटा का वैल्यू तो 0.0174 था, है ना, लिए थे ना, इतना रेडियन। देखिए रेडियन में ही पुट करना होता है। और एल का वैल्यू जो है लेंथ ऑफ, वो लिखा हुआ है 20d, 1 डिग्री ट्विस्टिंग एंगल है 20d में, है ना, 20 टाइम्स d यदि लेंथ का वैल्यू होगा तब। यहाँ से देखिए कटेगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, यानी d³ बचेगा। और क्या हो सकता है, तो और अब डायरेक्ट यहाँ से निकालिए d बराबर, तो d बराबर कितना हो जाएगा, देखिए d बराबर अब डायरेक्ट निकालेंगे तो कितना होगा, 3440 होगा इंटू 10⁻³ होगा। देखिए 10⁻³ को ऐसे काट दीजिए, तो 10⁻³ तो ऐसे ही कट गया, हटाइए इसको, है ना। तो 3440 होगा और इंटू क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक। और इंटू क्या हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय कितना बचेगा, पाई इंटू 84 इंटू 0.0174। तो यहाँ से और पावर में क्या होगा, 1/3 भी रहेगा। तो देखते हैं यहाँ से कितना वैल्यू आता है। अब खुद से भी चेक करते जाएंगे, कहीं पे ऐसा ना हो कि 32 इंटू कितना 20 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 84 इंटू 0.0174। तो ये लगभग आ रहा है और पावर में होगा 1/3। ये लगभग वैल्यू आ रहा है 78, कर लेंगे 78.2684 आ रहा है डियर, ऐसा आ रहा है। तो इतना आ रहा है तो इसको अप्रॉक्सीमेटली ना 80 mm ले लेंगे, 80 mm याद रखिएगा, अप्रॉक्सीमेटली इसको 80 mm बढ़ा करके। तो 80 mm पर अब आगे का काम होगा, यानी कि शाफ्ट डायमीटर जो होगा वो शाफ्ट डायमीटर कितना हो गया, तो शाफ्ट डायमीटर आपका 80 mm हो गया। अब देखिए बहुत बड़ा काम हो चुका है। नेक्स्ट अब आगे का स्टेप करते हैं, डिजाइन ऑफ हब। अब आगे बढ़ते जाते हैं, नेक्स्ट आपका शाफ्ट का डिजाइन हो चुका है। तो कंसीडर कौन करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को, यानी कि यही वाला लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को ही लिया जाता है। तो 78 मतलब यही 80 वाला लेंगे। अब डिजाइन ऑफ हब देखते हैं आगे का, बारी बारी से डिजाइन ऑफ हब, है ना, आप स्टेप 1 स्टेप 2 भी लिख सकते हैं। तो डिजाइन ऑफ हब में ना यूजिंग इम्पेरिकल रिलेशन, आपको कुछ इम्पेरिकल रिलेशन भी बताए भी थे, यूजिंग इम्पेरिकल रिलेशन। तो इम्पेरिकल रिलेशन को यूज करेंगे तो आप याद कीजिए डी का जो वैल्यू हब डायमीटर वो 2 टाइम्स से, कैसे डायग्राम में भी लिखे हैं, 2 टाइम्स से डी, यानी 2 इंटू 80 तो कितना हो जाएगा 160 एम होगा। और भी होता है लेंथ ऑफ हब, एल एच, लेंथ ऑफ हब, तो एल एच का वैल्यू जो होगा 1.5 टाइम्स डी है। तो 1.5 टाइम्स यदि करेंगे 80 तो कितना हो जाएगा 120 mm होगा, 120 mm होगा। अब देखिए ये तो इम्पेरिकल रिलेशन से, वो कुछ इम्पेरिकल रिलेशन से आपको काम करना भी पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ है। अब आगे का हम हब से रिलेटेड काम करेंगे ना, तो देखिए वी हैव क्या, एम टी बराबर, हब के लिए यदि आप एम टी बराबर, आप जब पढ़े हैं तो देखे होंगे कि एम टी बराबर क्या होता है। देखिए इसको हम थोड़ा सा आपको इस टर्म में समझाएं तो एम टी बराबर क्या लिख सकते हैं, J/R लिख सकते हैं,
ऊपर के फॉर्मूला से इंटू क्या लिख सकते हैं, टॉ लिख सकते हैं ना। टॉ यहाँ पे किस में रहेगा, तो टॉ यहाँ पे हब का है, टॉ एच, याद रखिए टॉ एच मतलब हब का, हब में शियर स्ट्रेस, हब में शियर स्ट्रेस जो कि कास्ट आयरन का बना हुआ, इस बात को समझिएगा। तो यहाँ से और इसको आप आगे क्या कर सकते हैं, तो जे के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो π/32 लिख सकते हैं। और देखिए हब कैसा होता है, तो हब तो एक्चुअली में हॉलो होता है ना, हब का बात किया जाए तो हब तो एक्चुअली में हॉलो है डियर। और जब हॉलो है तो हॉलो में इसका इंटरनल डायमीटर एक्सटर्नल कितना है, तो एक्सटर्नल तो हब का कैपिटल डी है, इंटरनल कितना होगा, तो शाफ्ट का डायमीटर के बराबर ही होगा, उसी में इंसर्ट होना है। तो ऑब्वियस है जब आपको हॉलो के लिए हम आपको मॉडुलस ऑफ बोल रहे हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू बताए हैं बहुत आसानी से, π/32 d⁴ कैपिटल D टू दी पावर 4 स्मॉल d टू दी पावर 4, ये बात बता चुके हैं। और डिवाइडेड बाय कितना होगा, r है, r का मतलब क्या, डायमीटर बाई 2, तो याद रखिएगा हमेशा ऑटर डायमीटर होता है हॉलो के केस में, तो कैपिटल D/2 होगा, और इंटू क्या होगा, टॉ होगा किसका, h का मतलब हब का। यहाँ से इसको आप फाइनली लिखेंगे, ये तो हमको डायरेक्ट फार्मूला लिखना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपको हम करके बता दिए। π/16 होगा, कटेगा यहाँ से, π/16 होगा, टॉ होगा हब का, और साथ ही साथ क्या होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं d टू दी पावर 4 माइनस d टू दी पावर 4 और डिवाइडेड बाई d, है ना, इतना फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब इसको आप k के फॉर्म में भी लिखने सिखाए थे हम आपको कि इसको आप, लेकिन चलिए अब k वाला फॉर्म में क्या है, k इज इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते थे, π/16, टॉ होगा हब का, और फिर क्या होगा, डायमीटर का क्यूब होगा बाहर, और फिर क्या होगा 1 माइनस k टू दी पावर 4 होगा। यहाँ पे जो है k बराबर लिए हैं स्मॉल d बाई कैपिटल D, याद रखिएगा, ये कर लेंगे। तो खैर हम ऊपर वाला से ही काम करेंगे, mt बराबर, तो इसलिए ये बताइए mt बराबर कितना आ जाएगा। अच्छा mt बराबर क्या निकालना है, अरे mt तो हम लोग के पास है गिवन, mt तो हम लोग के पास गिवन है, तो देखिए mt यहाँ पे नहीं निकालेंगे, एक्चुअली में टॉ निकालेंगे, है ना, टॉ का वैल्यू निकालेंगे। mt तो मालूम है ना, क्योंकि साफ्ट से अटैच्ड अब कपलिंग है, तो साफ्ट से अटैच्ड की भी है, और साथ ही साथ जो है हब भी है, पूरा फ्लैंज भी है, तो ऑब्वियस है टॉर्क तो चेंज नहीं होगा ना, टॉर्क तो चेंज नहीं होगा, जितना से साफ्ट रोटेट करेगा वही टॉर्क हमारा हब के पास भी होगा, साफ्ट के पास भी होगा, की के पास भी होगा, टॉर्क का वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगा, ये बात याद रखिएगा क्वेश्चन में। तो टॉर्क जब सेम होगा, सॉरी टॉर्क, हाँ टॉर्क ठीक है, टॉर्क का वैल्यू सेम होगा। ये बताइए टॉ हब में कितना आएगा, हब, टॉ हब बराबर इस फॉर्मूला से ऊपर वाला से, तो टॉ हब बराबर जो आएगा वो 16 mt होगा, 16 mt डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 16 mt डिवाइडेड बाय, आप इसको लिख सकते हैं ना, 16 mt डिवाइडेड बाय पाई होगा, और कितना होगा, कैपिटल D टू दी पावर 4 स्मॉल d टू दी पावर क्या 4, और ऊपर में d एक ऊपर में चला जाएगा। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करिए तो देखिए कैसे आएगा, जैसे भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं कोई इशू नहीं है, अब जैसे भी लिखना चाहे कोई हमको दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे mt का वैल्यू को mm में ही लिखे हैं, डायमीटर आपको कैपिटल अभी मालूम है 160 आया है, 160 mm आया है, और पाई तो पाई रहेगा 160 का क्या होगा, पावर 4 होगा, और नीचे में क्या होगा 80 का पावर 4 होगा एक और, क्योंकि साफ्ट का डायमीटर इतना ही है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट जरा करिए, कैलकुलेटर में कितना आता है, देखिए सब कैलकुलेटर से काम करना है, तो 16 इंटू 34 40 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 160 डिवाइडेड बाय, बारीकी से करना पड़ेगा, पाई इंटू 160 का पावर 4 माइनस 80 टू दी पावर 4। तो देखिए यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है ना वो 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 4.56 आ रहा है, इस तरह 5624 ऐसा आ रहा है। किस में लिखेंगे इसको, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये किसका वैल्यू है, तो टॉ हब का वैल्यू है। जरा इस बात को समझिए कि हब में जो है वो शियर स्ट्रेस का वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आया। हब किस चीज़ का बना हुआ है, कास्ट आयरन का बना हुआ है, तो कास्ट आयरन के लिए आपको बताए हैं कि कास्ट आयरन के लिए जो होता है ना शियर स्ट्रेस का वैल्यू, अभी आपको बताए थे स्टार्टिंग में कि याद रखें अलोवेबल शियर स्ट्रेस कास्ट आयरन के लिए 15 मेगापास्कल लगभग होता है, 14-15 मेगापास्कल। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया है ना वो आप देख पा रहे हैं कि 14-15 मेगापास्कल से कम आया। इसका मतलब कि
हब जो है हमारा वो सेफ है, शियर स्ट्रेस में सेफ है। हियर टॉ हब लेस देन 15 मेगा पास्कल, 15 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सो हब इज सेफ इन शियर। शियर में क्या है, ये सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब हब का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब चलते हैं आगे, डिजाइन ऑफ की। नेक्स्ट जो होगा वो होगा आपका डिजाइन ऑफ की। डिजाइन ऑफ की, तो डिजाइन ऑफ की में क्या काम होगा, देखिए इंपेरिकल रिलेशन यूज करके की का डिजाइन कर लीजिए, ज़्यादा कुछ ये नहीं करना है। तो यूजिंग इंपेरिकल रिलेशन, आपको की जब पढ़ाए तो बताए हैं, यूजिंग इंपेरिकल रिलेशन, यूजिंग इंपेरिकल रिलेशन क्या बताया इस टाइम कि विड्थ जो होता है, विड्थ ऑफ की, मान लीजिए इसको हम बी से दिखाए, विड्थ ऑफ की बी, वो होता है डायमीटर बाई 4, ऐसा होता है शाफ्ट का डायमीटर, तो 80/4 होगा। तो 80/4 का मतलब कितना होगा, 20 एम होगा लगभग। और यदि थिकनेस का बात किया जाए, की का थिकनेस, हम ये थिकनेस ऑफ की ले रहे हैं, टी का मतलब थिकनेस ऑफ की है, तो थिकनेस ऑफ की का वैल्यू कितना आएगा, तो ये होता है 2b/3, और 2b/3 मतलब d/6। अब करेंगे b के जगह पे d/4 रखेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ से 80 करेंगे 6, तो लगभग आता है 13.33। तो 13.33 को अप्रॉक्सीमेटली कितना ले सकते हैं, तो चलिए 14 mm। तो इस तरह से आपका की का डिजाइन हो गया। लेकिन चलिए ये दोनों निकल गया। अब ना जो हब होता है ना, हब जितना लंबा होता है ना उतना ही लंबा तक हम लोग पता है क्या लगाते हैं, आप डायग्राम में देखिएगा तो उतना ही लंबा तक हम लोग की लगाते हैं जनरली। हब जितना लंबा होता है ना उतना ही लंबा तक की लगाते हैं, की उतना ही लंबा इंसर्ट करते हैं, उतना ही लंबा जो है वो की इंसर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, की जो लगा हुआ दिख रहा है उसको हम कलर कर देते हैं, चलिए रेड कलर से कलर कर देते हैं। देखिए ये वाला, ये जो है ये कुछ और नहीं है, ये बल्कि की है, यहाँ पे की के लिए ही है, ये की है, ठीक है। तो की आपको अप्रोक्सीमेटली दिख रहा है कि हब यानी एल एच का वैल्यू के बराबर, एल एच का वैल्यू के बराबर की का लंबाई, एल एच के वैल्यू के बराबर की का लंबाई। तो अभी हम यहाँ पे इंपेरिकल रिलेशन वही यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एल बराबर एल एच, तो बराबर कितना हो जाएगा 120 mm, और ये एल जो है ना ये लेंथ ऑफ की है, क्योंकि डिजाइन कर रहे हैं की का ना, तो की का आपको विड्थ पता चल गया कि 20 mm, की का थिकनेस पता चल गया लगभग 14 mm, और की का लंबाई कितना 120 mm। इस तरह से की जो है इंसर्ट करना है, बस इस तरह से की जो है वो इंसर्ट करना है, दैट्स इट। अब की का दो तरीके से फेल्योर होता है, आपको मालूम है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा शियर फेल्योर देखते हैं, है ना, की का शियर फेल्योर को समझते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम ये है ना, क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि आखिर बना किस मटेरियल का है। तो मान लेते हैं, एज्यूमिंग यहाँ पे मान लेते हैं कि की जो है वो मतलब की और साफ्ट का मटेरियल सेम है, क्योंकि ना की आपका कास्ट आयरन का तो बनेगा नहीं। और बेसिकली यदि सही बात बोला जाए ना तो ये एज्यूमिंग जो है वो यही चीज़ एक्चुअल भी है, क्योंकि ना रियल में की का जो है वो वही मटेरियल होता है जो साफ्ट का होता है। तो एज्यूमिंग दैट द की एंड साफ्ट, फिर भी हम लिख देते हैं, एज्यूमिंग दैट द की एंड साफ्ट आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल से, देन दोनों सेम मटेरियल से, देन हम चेक करते हैं कि आखिरकार भाई जो इंपेरिकल रिलेशन से की हम डिजाइन कर रहे हैं, क्या ये इंपेरिकल रिलेशन से डिजाइन किया हुआ की का फेल्योर हो जाएगा क्या। ऐसा तो नहीं कि फेल्योर होगा, वो चीज़ को चेक करते हैं। जब हम ये एज्यूम कर लिए कि की का मटेरियल साफ्ट मटेरियल सेम है, और साफ्ट के लिए 40 मेगापास्कल अलोवेबल शियर स्ट्रेस है जो कि माइल्ड स्टील का बना हुआ है, इसका मतलब हम एज्यूम कर लिए कि की भी माइल्ड स्टील का बना हुआ है।
तो यदि 40 मेगापास्कल से ये जो गिवन विड्थ है, गिवन थिकनेस और गिवन लेंथ है, ये वैल्यू के अकॉर्डिंग यदि 40 मेगापास्कल से कम स्ट्रेस आ जाए शियर स्ट्रेस की में इंड्यूस कम शियर स्ट्रेस हो, तो हम बोलेंगे कि हाँ जो इंपेरिकल रिलेशन से डिजाइन किया गया है की का वो बिल्कुल भी सेफ है, इसका फेल्योर नहीं होगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फेल्योर हो रहा है क्या। तो आप ये बात जानते हैं वी नो, जब हम की का डिजाइन आपको पढ़ाए थे तो आपको बताए हैं कि शियर स्ट्रेस जो की में होता है वो बराबर कितना होता है, तो ये होता है 2mt, mt यहाँ पे टॉर्क है ना, 2mt अपॉन होता है dBl, l का मतलब लंबाई ऑफ की, d का मतलब डायमीटर ऑफ शाफ्ट और b होता है विड्थ ऑफ की। तो आप यहाँ से जरा लिखिए वैल्यू को। अब की भी अटैच्ड है, की कपलिंग सारा आपका शाफ्ट से, तो ऑब्वियस है टॉर्क का वैल्यू तो नेवर चेंजेज, कभी भी चेंज नहीं होगा। टॉर्क जो है वही रहेगा, जो शाफ्ट में वही की में भी रहेगा क्योंकि वो भी घूमेगा। तो 2 इंटू कितना होगा, 3440 होगा। तो 3440 और डिवाइडेड बाय और इंटू क्या 10⁻³ भी होगा, डिवाइडेड बाय डी का वैल्यू, डी आप देखें कितना आया है 20 आया है, और सॉरी डी 20 नहीं है, डी मतलब डायमीटर, डायमीटर कितना है 80 है, और बी कितना है, बी है 20, और एल कितना है, तो एल है 120, एल है 120। जरा इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखिए कि वैल्यू क्या आ रहा है। तो 2 इंटू 3440 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 80 इंटू 20 इंटू 16120, तो ये वैल्यू लगभग जो आ रहा है ना, ये 35 पॉइंट लगभग जो ये वैल्यू आ रहा है, ये आ रहा है 35.83, 35.83 आ रहा है न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलिए 35.83 को आप 36 बोलेंगे अप्रॉक्सीमेटली। यदि की में ये बोला जाए कि शियर स्ट्रेस कितना इंड्यूस हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं 36 मान लेते हैं, 36 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो कि लेस देन है, बात को समझिए, जो कि लेस देन है किसका, तो 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर का। सो द की इज क्या है, सेफ है। डिजाइन कर रहे हैं ना, द की इज सेफ इन शियर। शियर में की भी सेफ है, शियर में हब भी सेफ है, हम देख लिए। शियर में की भी इस तरीके से क्या हो गया, सेफ हो गया, कोई इशू नहीं है। अब अगला देखते हैं डिजाइन ऑफ फ्लैंज की तरफ बढ़ते हैं आगे। डिजाइन ऑफ फ्लैंज और फिर बोल्ट का भी डिजाइन करेंगे क्योंकि डिजाइन करना था। डिजाइन ऑफ फ्लैंज ऐसा कुछ नहीं है, अब यदि स्टेप आपको याद है ना तो आप कर सकते हैं हैंडल। एक बार आप पढ़ लिए, स्टेप याद है, और डिजाइन डेटा बुक में बहुत सारा ये बना हुआ भी रहता है डायग्राम वगैरह, है ना। तो डिजाइन ऑफ फ्लैंज, और ध्यान दीजिए फ्लैंज के ऊपर, डायग्राम तो ऊपर में था। यदि आपको कुछ इंपेरिकल रिलेशन का बात करें तो बाय यूजिंग इंपेरिकल रिलेशन, देखिए इंपेरिकल रिलेशन डिजाइन डेटा बुक से लिया गया है। ये सब इंपेरिकल रिलेशन आप डिजाइन डेटा बुक में आपको मिल जाएगा कपलिंग के पास। तो बाय यूजिंग इंपेरिकल रिलेशन टी एफ मतलब फ्लैंज का थिकनेस, तो आप देखे थे ऊपर ही लिख दिए थे 0.5d। इसका मतलब हो गया कि 0.5 इंटू क्या 80 यानी कि 40 mm, 40 mm यानी 40 mm। और भी हम बातें करें D1 का, तो D1 क्या है, तो D1 डायमीटर ऑफ बोल्ट सर्कल। वहाँ पे देखे थे ना, बोल्ट जहाँ पे लगा हुआ है तो एक सर्कल बना देगा। आखिरकार बोल्ट आप लगाएंगे, देखिए इस तरह से, एक बोल्ट लगाए, 2 बोल्ट लगाए, मान लीजिए 3 बोल्ट लगाए, 4 बोल्ट लगाए, बोल्ट लगाएंगे ना, तो बोल्ट सर्कल का डायमीटर, तो बोल्ट सर्कल का डायमीटर तो 3d देखे आप, तो 3 इंटू 80, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 240 mm होगा, 240 मिलीमीटर होगा। और भी आप देख सकते हैं प्रोटेक्टिव रिम का यदि थिकनेस का बात किया जाए तो T1 बराबर कितना, ऊपर में लिखे भी थे 0.25d। तो 0.25d मतलब क्या होगा, 0.25 इंटू 80, तो बराबर कितना होगा यहाँ से, ऑब्वियस है कि 0.80 ही है ना, हाँ ठीक है 80 ही तो है, तो ये क्या होगा 20 होगा, यानी 1/4 ना, तो 20 mm का होगा लगभग। और भी कुछ बातें लिख सकते हैं यहाँ पे इंपेरिकल रिलेशन का जब बात करें, तो D2 बराबर आप देखें तो आउटसाइड डायमीटर ऑफ फ्लैंज। तो यदि आपका
प्रोटेक्टिव रिम नहीं होता ना, ये प्रोटेक्टिव रिम का थिकनेस है, थिकनेस ऑफ प्रोटेक्टिव रिम। जैसे अब अनप्रोटेक्टिव टाइप का ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक जो चला है सब वही वही रहेगा। अब बस यहाँ पे T1 का वैल्यू आप नहीं निकालेंगे, कुछ नहीं, T1 होगा ही नहीं। एक्चुअली में थिकनेस ऑफ ये जो है ये है प्रोटेक्टिव रिम, कोई अलग नहीं होता है उसमें। प्रोटेक्टिव रिम का थिकनेस है T1 जो कि 20 mm आया। तो D2 का जो वैल्यू होगा ना विदाउट प्रोटेक्टिव रिम में इतना होगा, याद रखिएगा 4D होगा। ये होगा अनप्रोटेक्टिव रिम का, अनप्रोटेक्टिव रिम के लिए। और D2 का वैल्यू जो होगा वो बराबर हो जाएगा 4D प्लस एक ऊपर T1 और नीचे T1 तो 2T1 हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये एम्पिरिकल रिलेशन, ये है प्रोटेक्टिव रिम के लिए, यानी कि इन केस ऑफ अनप्रोटेक्टिव, और ये क्या है इन केस ऑफ प्रोटेक्टिव रिम। तो प्रोटेक्टिव रिम में आप निकालेंगे क्योंकि प्रोटेक्टिव वाला यहाँ ले लिए हैं हम लोग। तो D2 बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 4 इंटू हो जाएगा 80 और प्लस हो जाएगा 2T1। तो 2T1, T1 का वैल्यू देखिए 20, तो 2 इंटू 20 होगा, तो बराबर कितना आएगा 320 प्लस 40, तो 300 कितना हो जाएगा 60 mm होगा। 360 mm जो है वो आपका D2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो डिजाइन ऑफ फ्लैंज में यहाँ तक बातें हुआ। अब देखिए डिजाइन ऑफ फ्लैंज में ये तो हम रिलेशन ले लिए हैं, इम्पिरिकल रिलेशन। अब इम्पिरिकल यदि लिए हैं तो ये रिलेशन इम्पिरिकल तो ले लिए यहाँ पे। अब थोड़ा सा ये देखना है ना कि आखिरकार जंक्शन के पास जो है किसका जंक्शन, तो देखिए हम एक बात आपको दिखा देते हैं, हब और फ्लैंज का जंक्शन डियर, हब और फ्लैंज का जंक्शन। तो देखिए जंक्शन किसको बोलते हैं, हब और फ्लैंज का इस डायग्राम में भी देखिए, तो हम जिसको रेड से भी मार्क करेंगे, देखिए यही जो है ना ये हब और फ्लैंज का जंक्शन है। तो चलते चलते जो है ना ये टूट सकता है और हब रह जाएगा उसके साथ और ये टूट जाएगा यहाँ से। तो इसका शियर फेल्योर होता है एक्चुअली में, यानी हब और फ्लैंज का जंक्शन। यहाँ पे देखें तो हब और फ्लैंज का जंक्शन कौन सा होगा, देखिए हम इसको रेड से ये कर रहे हैं, देखिए ये वाला होगा। ये जो है इसको आप बोल सकते हैं जंक्शन ऑफ हब एंड क्या फ्लैंज, हब एंड फ्लैंज का क्या है ये जंक्शन है। तो जंक्शन के पास ना शियर फेल्योर होता है, चलते चलते जंक्शन के पास शियर फेल्योर होता है। तो अब यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं नो चेकिंग, चेक करेंगे क्योंकि आपको पता है कि कपलिंग जो है वो बना हुआ है कास्ट आयरन का, और कास्ट आयरन के आपको हम बता दिए कि 15 मेगापास्कल। मान लीजिए 15 मेगापास्कल से कम आ जाएगा तो हम कहेंगे कि हाँ ये शियर में फेल्योर जंक्शन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही करेंगे नो चेकिंग, क्योंकि डिजाइन कर रहे हैं हर एक चीज़ को देखना ज़रूरी है। चेकिंग फॉर द शियर स्ट्रेस, checking for the shear stress induced at the junction of hub and flange, at the junction of hub and क्या फ्लैंज। तो हब एंड फ्लैंज के जंक्शन के पास हम शियर स्ट्रेस को ले लिए, देखिए शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस ही होगा वहाँ पे एक्चुअली में, आप सोचेंगे ना शियर स्ट्रेस ही होगा। तो एरिया अंडर शियर कितना होगा, शो एरिया अंडर शियर, जब तक एरिया वगैरह नहीं पता चलेगा एरिया अंडर शियर, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं शियरिंग एरिया। ये सब आपके कॉपी में सब लिखा हुआ भी है। एरिया अंडर शियर बराबर क्या होगा, तो पाई डी इंटू टी होगा। टी जो यहाँ पे है वो टी एफ है एक्चुअली में, फ्लैंज का थिकनेस टी एफ है ना, याद रखिएगा। तो पाई डी इंटू टी एफ होगा फ्लैंज थिकनेस, ऊपर में जो आपको दिखा था, क्योंकि पाई इंटू डी क्या होगा सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस और T1 तक कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा ये पूरा। देखिए यहाँ पे डायग्राम में भी आप देखिए, डायग्राम से, तो डायग्राम से आपको समझ में आएगा। देखिए ये डायग्राम से यहाँ पे क्या D कहाँ तक है, तो D जो है वो आपका हब का डायमीटर है, तो जंक्शन के पास ही हो रहा है। तो यहाँ पे जब शियर फेल्योर होगा, जहाँ पे डॉटेड लाइन दिख रहा है जंक्शन ऑफ, तो एक तो होगा पाई इंटू डी सरकमफेरेंस और इंटू टी,
एक साइड वाला 2T नहीं करना है, तो TF किए हैं, देख रहे हैं TF यहाँ पे नजर आ रहा है TF, तो TF यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि TF का वैल्यू आप जानते हैं 0.5 इंटू क्या होता है 0.5 टाइम्स D होता है। तो ये तो एरिया हो गया। जब एरिया हो गया, और याद रखिएगा D क्या हब का डायमीटर है, एंड यदि हम यहाँ से शियर फोर्स आपको निकालने बोले तो क्या होगा, शियर फोर्स। तो शियर फोर्स बराबर क्या होता है, आप कहेंगे एरिया इंटू जो होता है वो शियर स्ट्रेस होता है ना। फोर्स बराबर क्या होगा, स्ट्रेस बराबर फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स बराबर एरिया इंटू स्ट्रेस, तो एरिया इंटू शियर स्ट्रेस। तो एरिया मतलब क्या, एरिया मतलब क्या, तो आप कहेंगे पाई डी इंटू TF, यही एरिया। और शियर स्ट्रेस किस में, तो शियर स्ट्रेस एक्चुअली में हम लोग देखना चाह रहे हैं किस में, फ्लैंज में, सॉरी जंक्शन के पास। तो जंक्शन के पास जो शियर स्ट्रेस है उसको मान लेते हैं T, टॉ मान लिए, टॉ ही मान लिए, वही नोटेशन है टॉ। 9 अब ये बता दीजिए आप लोग कि यदि आपको शियर फोर्स पता चल गया, फोर्स, तो फोर्स कैसे पता चल गया। देखिए अब इसको हम ना थोड़ा सा साइड व्यू से दिखाते हैं, यानी कि यही वाला वैल्यू है F, हम इसको बोले तो F से दिखाएं तो अब F पता चल गया, और इसका पूरा डायमीटर बाय क्या होगा 2 होगा, रेडियस डायमीटर बाय 2 होगा ना इसका रेडियस, यहाँ से यहाँ। तो ये बताइए टॉर्क का वैल्यू कितना होगा, टॉर्क, तो mt का वैल्यू कितना होगा। तो आप कहेंगे सर mt जो होगा ना वो फोर्स इंटू रेडियस होता है, तो mt यदि यहाँ पे निकालेंगे तो mt कितना होगा, जिसको बोलेंगे रजिस्टिंग टॉर्क। एक्चुअली में mt कुछ और नहीं है डियर, ये है रजिस्टिंग टॉर्क, याद रखिएगा। तो रजिस्टिंग टॉर्क बराबर कितना होगा, F इंटू D/2 होगा, सब बताया हुआ भी है पढ़ाने टाइम, तो इसलिए ये बताइए। देखिए mt बराबर कितना, तो F का वैल्यू तो ऊपर निकाल चुके हैं ना, पाई D TF, पाई D TF। अब क्या होगा, फिर से D/2 होगा, और इंटू क्या होगा टॉ। तो इसको आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं क्या कि पाई/2 D² TF, और इंटू क्या टॉ, टॉ F हम या नहीं टॉ F नहीं लिखते हैं, चलिए टॉ क्या, टॉ F ही, टॉ ही रहने देते हैं। जंक्शन के पास, एट दी जंक्शन, याद रखिएगा टॉ जो है वो जंक्शन के पास है। शियर स्ट्रेस यहाँ पे जो लिए हैं टॉ, वो जंक्शन के पास वाला लिए, देखिए हम नोटेशन लिख दिए ऊपर टॉ। तो यहाँ से ये बता दीजिए अब एक बार कि टॉ जंक्शन के पास कितना आएगा। तो आप कहेंगे टॉ जंक्शन के पास होगा सर 2mt डिवाइडेड बाय पाई D² TF होगा। तो 2mt मतलब टॉर्क तो चेंज होना ही नहीं है, तो ये कितना लिए थे 3440 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm में, पाई पाई रहेगा। D का वैल्यू आपको मालूम है 160 हुआ था, तो 160 का स्क्वायर, और इंटू TF का वैल्यू आप देखें 40, क्योंकि 80 है तो TF जो होता है वो कितना होता है 0.5 D होता है, तो 80 है D, तो 80 का आधा क्या 40। यहाँ से आप इसको कैलकुलेटर से ज़रा कैलकुलेट करिए कितना आता है। कैलकुलेटर में जब वैल्यू को रखेंगे 2 इंटू 3440 इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाय पाई इंटू 160 का स्क्वायर इंटू यदि आप करेंगे 40, तो ये आता है 2.1386 लगभग, 2.1386 लगभग, ठीक है। इतना क्या आएगा, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। अब इतना न्यूटन पर mm स्क्वायर आया, ये बताइए कि ये किस चीज़ का बना हुआ है। आपका फ्लैंज जिस चीज़ का बना रहेगा, हब भी वही रहेगा, एक ही साथ तो वेल्डिंग रहता है डियर दोनों। अब ऊपर वाला डायग्राम में देखिएगा वेल्डिंग रहता है। अब ये वैल्यू जो है ना, जब आपका हब बना हुआ है कास्ट आयरन का, तो ये भी कास्ट आयरन का ही तो है, आपका जंक्शन क्या रहेगा कास्ट आयरन का ही रहेगा। तो 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम है। तो जब इससे कम है सो द जंक्शन will not fail due to shear stress, shear stress के कारण फेल नहीं होगा, है ना। यानी कि जंक्शन क्या है, सेफ है। जंक्शन सीधा सीधी बात करें एक लाइन में तो जंक्शन सेफ है, ज़्यादा लंबा चौड़ा कहानी ना करें तो जंक्शन क्या है सीधा तो सेफ है। जंक्शन जो है सेफ है,
अब आगे बात करते हैं और ये लास्ट होगा डिजाइन ऑफ बोल्ट। अब डिजाइन ऑफ लास्ट में बच गया है बोल्ट का, डिजाइन ऑफ बोल्ट्स का। तो ये सब जो भी कॉन्सेप्ट है ना आपके कॉपी में सब है। तो डिजाइन ऑफ बोल्ट में एक चीज़ तो ध्यान देना पड़ेगा हियर, एक चीज़ तो ध्यान देना पड़ेगा हियर, डायमीटर शाफ्ट का कितना है, तो आप कहेंगे 80 mm है। सो एन जो आएगा ना वो आएगा कितना, 4 आएगा। एन कुछ और नहीं है, नंबर ऑफ बोल्ट है। आप कहेंगे ये कहाँ हवा में ले आए, तो ये हवा में तो नहीं लाए हैं, समझिएगा। एन यदि आपका 3 होगा, नंबर ऑफ बोल्ट 3 किसके लिए होता है, तो 4, यदि डायमीटर लेस देन 40 mm है, ये सब बताए भी हैं। एन का वैल्यू आपका 4 होगा, किसके लिए 4, डायमीटर आपका यदि 40 mm से बड़ा है और लेस देन इक्वल टू आपका जो है वो 100 mm है। और भी एक बताए थे आपको कि एन का वैल्यू 6 भी होता है। एन का वैल्यू 5 तो नहीं लेते हम लोग, 6 भी होता है। तो ये कब होता है, 4, डायमीटर का वैल्यू यदि ग्रेटर देन 100 हो और लेस देन कितना हो, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 180 mm। तो ये सब कहानी आपको पढ़ाने टाइम बता दिया गया है, मालूम होना चाहिए तभी तो बनेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप ध्यान दे पा रहे हैं, डायमीटर जो है हमारा वो 80 है, यानी कि 100 से कम है, 40 से बड़ा 100 से कम। तो एन का वैल्यू कितना होगा, नंबर ऑफ बोल्ट हम लोग 4 कंसीडर करेंगे, यानी 4 बोल्ट वाला रहेगा। यानी जो भी इसमें लगेगा ना वो 4 बोल्ट लगेगा, 4 जगह पे बोल्ट इस तरह से लगा हुआ मिलेगा, फ्लैंज में 4 बोल्ट लगा हुआ मिलेगा। अब जब 4 बोल्ट हो गया तो कुछ इंपेरिकल रिलेशन आप जानते हैं, D1 बराबर बोल्ट सर्कल डायमीटर। तो बोल्ट सर्कल डायमीटर कितना होगा, 3D होगा। तो 3 इंटू कैसे एक बार और लिखे थे ये ना, ये ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये इंपेरिकल रिलेशन है। लेकिन अब बात कुछ और करेंगे, क्योंकि बोल्ट में ना क्वेश्चन में देखिए बोल्ट में दिया हुआ है शियर स्ट्रेस, कपलिंग बोल्ट में दिया हुआ है शियर स्ट्रेस का वैल्यू जो कि है 30 मेगापास्कल। तो अब आपको हम डायरेक्ट फार्मूला जो आप अपने कॉपी में देखिएगा, डायरेक्ट फार्मूला ही यहाँ बताएंगे। वी नो दैट, ये होता है सीधा बात है, वी नो दैट द टॉर्क ट्रांसमिटेड इज, टॉर्क ट्रांसमिटेड इज मतलब क्या हुआ, बोल्ट के पास से टॉर्क कितना ट्रांसमिट होता है, बोल्ट के पास से सब अटैच्ड है, तो टॉर्क तो चेंज नहीं होगा। लेकिन जो फॉर्मूला होता है टॉर्क बराबर वो क्या होता है, तो याद रखेंगे आप, एन इंटू पाई बाई 4, एन है नंबर ऑफ बोल्ट, पाई बाई 4, D1 का स्क्वायर नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, D1 शुरू में बताए थे, इंटू क्या होगा, टॉ होगा यहाँ बोल्ट का, ठीक, और इंटू होता है बोल्ट सर्कल डायमीटर बाई 2। ये पूरा डिराइव होकर के आया है, अभी आपको ऐसे जानना होगा। तो यहाँ पे वैल्यू को आप रखेंगे, हम डिराइव क्या करते रहे, ये सब सारा चीज़ आपको पढ़ाया गया है। 3440 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm है ना। एन का वैल्यू 4, पाई बाई कितना होगा 4, 4 से 4 कट भी जाएगा। D1 को हम लोग को निकालना है, क्योंकि बोल्ट डिजाइन करने का मतलब तो यही हुआ। और टॉ बोल्ट आप देखें कि दिया हुआ है 30, टॉ बोल्ट कितना दिया हुआ है 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सब यूनिट का ध्यान रखना है। और D1 का वैल्यू अभी देखें 240, तो 240 बाई क्या होगा 2, इसलिए यहाँ से D1 आप यदि निकालेंगे तो कितना होगा, तो D1 बराबर जो होगा वो देखिए कितना होगा, D1 बराबर तो होगा 3440 इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाय होगा पाई इंटू 30 इंटू 2 भी होगा ऊपर ही होगा, और इंटू क्या हो जाएगा 240, और पूरे का पावर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि D1 निकालना है, D1 का स्क्वायर है। तो इतना को निकालिए जरा आप, 3440 इंटू 10⁻³ इंटू 2 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 30 इंटू 240, हम कैलकुलेटर में रख रहे हैं वैल्यू को, ये आता है इसका पावर में यदि हम कर देंगे 1/2, तो ये वैल्यू लगभग आ रहा है 17 पॉइंट, अब निकाल लेंगे, ये वैल्यू आएगा 17.2
440 ऐसा आ रहा है, 4402 mm आ रहा है। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना ले लेंगे, 18 mm, 18 mm आंसर। ये हम लोग जो ले लेंगे ना वो 18 mm इसका आंसर ले लेंगे, 18 mm। तो देखिए बोल्ट का नॉमिनल डाया भी पता चल गया, यानी कि डिजाइन देखिए सारा हो गया कंप्लीट, डिजाइन सारा कंप्लीट हो गया डियर, डिजाइन सारा कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए स्लो स्लो में बनाए हैं, आप थोड़ा प्रैक्टिस रहेगा आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। स्टेप आपको मालूम होना चाहिए, जैसे क्वार्टर ज्वाइंट, नकल ज्वाइंट, हर एक का यही होता है। स्टेप आपको एक और लेक्चर हम मफ कपलिंग पे ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसको भी देख लीजिएगा। तो स्टेप आपको मालूम होना चाहिए। कहीं पे भी कुछ दिक्कत आएगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि यहाँ पे इस तरह का कुछ हुआ है या नहीं, कुछ डेटा मिस्टेक यदि हुआ होगा उसको जरूर कमेंट करेंगे। चैनल पे नए होंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का वीडियो जो है मेरे चैनल पे अपलोड होता रहता है। आप यदि झारखंड यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट होंगे और आपको कंप्लीट कोर्स का रिक्वायरमेंट होगा तो ज़रूर आप कांटेक्ट करें, मेरा नंबर दिया हुआ है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।